अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एचएस। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि स्किन पर्जिंग क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्किन पर्जिंग हो रही है या आपको ब्रेकआउट्स या एक्नी का इशू हो रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जिससे आपको पता लग सके, और उसके अलावा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको पर्जिंग हो सकती है। सो हर चीज़ मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि पर्जिंग क्या होती है और ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। इससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सच में आप लोगों की फीडबैक देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों को अपने जितने भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनका सोल्यूशन घर बैठे मिल सके। चलें बात करते हैं व्हाट इज़ स्किन पर्जिंग। स्किन पर्जिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई नई स्किन केयर प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं तो इससे आपकी स्किन जो है ना वो उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनसे अपने आप को क्लियर करती है। वो टॉक्सिन्स और वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी स्किन पे बाहर आना शुरू हो जाती हैं और नीचे से आपकी जो स्किन की लेयर है वो नई वाली और फ्री ऑफ डैमेज जो स्किन लेयर है वो आपकी बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं स्किन पर्जिंग। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या इस तरह की चीज़ें अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करते हैं जो आपके स्किन के सेल टर्नओवर को ज़्यादा कर देते हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं, तो वो आपकी जो डेड स्किन सेल्स है उसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और आपके जो है ना वो ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है क्योंकि सेल टर्नओवर स्पीड अप हो जाता है, तो ये प्रोसेस भी जल्दी होता है। तो इसलिए जब भी जैसे ही आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो आपको वो एक्नी की फॉर्म में जो है ना वो आपको दाने आपके फेस पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कहीं एक्ने तो नहीं कर रही या इसमें पर्जिंग है। नो डाउट इट कैन बी अनोइंग, लेकिन पर्जिंग जो है ना वो एक ज़रूरी एक नेसेसरी प्रोसेस है हम सब के लिए, जिस बेसिकली स्किन हमारी जो है ना वो वर्स कंडीशन से बेस्ट की तरफ जाती है। सिंपल वर्ड्स, इट हैज़ टू गेट वर्स बिफोर इट गेट बेटर्स। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो आपको स्किन पर्जिंग करवा सकती हैं या कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको पर्जिंग हो सकती है। अगर हम ये बात करें कि अगर हम कुछ इस तरह के क्लींजर यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो भाई पर्जिंग होती है आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करने से। वो क्लींजर्स फॉर्म में भी होती हैं, लीव ऑन प्रोडक्ट्स भी होती हैं। कभी भी आपको क्लींजर्स वाली प्रोडक्ट्स से जो है ना वो पर्जिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो आप कुछ सेकंड्स के लिए या 1-2 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, फिर उसको आप अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, तो वो पर्जिंग नहीं करवाते। अब लीव ऑन प्रोडक्ट्स में भी आपको मॉइस्चराइज़र या सीरम इस्तेमाल करने से पर्जिंग नहीं हो सकती। उस तरह के प्रोडक्ट्स जो आपके सेल टर्नओवर को ज़्यादा करें, आपकी स्किन को ऊपर से एक्सफोलिएट करें, आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करें या आपकी स्किन को ब्राइटन करें, आपके डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए आप जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पर्जिंग करवा सकती हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स बताऊं, सबसे पहले आ जाते हैं AHAs अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड, मेंडालिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये सारे एसिड्स जो हैं ये आपको पर्जिंग करवा सकते हैं। उसके बाद BHAs आ जाते हैं जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी जिन्हें कहते हैं, उसमें आ जाता है सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद जो और चीज़ें जो प्रोडक्ट करवा सकती हैं वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए सैलिसिलिक एसिड के बाद बेस्ट प्रोडक्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड, लेकिन ये भी आपको पर्जिंग करवा सकती है। लेकिन आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि पर्जिंग हो रही है या हमारी स्किन पे एक्नी हो रही है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके अलावा विटामिन C जो है, विटामिन C की एक मेन फॉर्म जिसे हम L-एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो आपको पर्जिंग करवा सकती है। और अगर आप बाकी विटामिन C की जो फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बहुत कम चांसेस है कि आपको पर्जिंग हो, लेकिन L-एस्कॉर्बिक एसिड से मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्जिंग देखी गई है। नेक्स्ट, आपको कोई फिजिकल एक्सफोलिएटर्स आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी आपको स्किन पर्जिंग हो सकती है। कोई एंजाइम एक्सफोलिएटर्स यूज़ कर रहे हैं उससे भी हो सकती है। एज़ोलिक एसिड को जब आप अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो वो भी आपको स्किन पर्जिंग करवा सकते हैं। अब अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रेटिनॉइन, रेटिनॉल्स जिसमें हम आइसोट्रेटिनॉइन आ जाता है, रेटिनॉल आ जाता है, जिसमें एडापेलिन आ जाता है। उसके अलावा इसमें जो है वो
रेटिनॉइल पाल्मिटेट आ जाता है। ये सारी रेटिनॉइड्स की फॉर्म है, ये आप सारी फॉर्म्स आपको पर्जिंग करवा सकती हैं। उसके बाद अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले टीनेजर्स में जो है ना, जब हम टीनेजर्स जो होते हैं ना, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बेसिकली उनमें एंड्रोजन हार्मोन्स है, उसकी जो मिकदार है वो बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पर्जिंग हो सकती है। आपने देखा होगा अक्सर टीनेजर्स के फेस पे जो है वो आपको एक्निक लाइक जो आपको नज़र आ रहा होगा, वो ज़रूरी नहीं कि उनको पिंपल्स ही हों, वो पर्जिंग भी हो सकती है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि जिसे पीसीओएस भी कहते हैं, ये फीमेल्स में ये भी एक मेजर कॉज है पर्जिंग की, क्योंकि इसमें फीमेल्स में जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पर्जिंग हो सकती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में क्योंकि उसमें भी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे जाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसमें भी आपको पर्जिंग हो सकती है। ठीक है, ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स से और कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, ये सारे आपको पर्जिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं मेन बात की तरफ कि आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये स्किन पर्जिंग है या हमारे ब्रेकआउट्स या एक्ने हो चुकी है। सबसे पहला डिफरेंस, जो पर्जिंग होगी वो आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट, कोई न्यू स्किन केयर ब्रांड या प्रोडक्ट या कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जब अपनी स्किन में ऐड ऑन करेंगे, उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद आपको जो है ना वो अपनी स्किन के ऊपर पिंपल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपको ब्रेकआउट्स होते हैं वो क्या उसे कहते हैं, वो रैंडमली बन रहे होते हैं, उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो जो है वो आपके वो रैंडमली जो है ना वो कहीं भी बनना शुरू हो जाते हैं। जो पर्जिंग वाले आपके जो पिंपल्स होते हैं, बेसिकली ये आपके उन एरियाज़ पे बनते हैं जहाँ पे आपकी स्किन को जो अपने डेड स्किन सेल्स ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको एक्ने का ज़्यादा इशू होता है, उन एरियाज़ में जो है ना वो पर्जिंग होती है। लेकिन जो आपको एक्ने होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, वो रैंडमली फेस के किसी भी एरिया पर बन सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह आपके फेस पे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर हम पर्जिंग की और ब्रेकआउट्स का कोड डिफरेंस करें तो ये जो पर्जिंग होती है ये आपको बहुत जल्दी बनती है और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, और जब ये ख़त्म होती है तो ये आपके फेस पे कोई भी स्कार्स नहीं छोड़ती। लेकिन जो एक्ने होती है ये आपके जो है ना वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बनती है और बार बार बनती है, और जब आप ख़त्म होते हैं तो आपके एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स भी छोड़ती है। उसके अलावा जो पर्जिंग के पिंपल्स होते हैं वो पेनफुल नहीं होते, और जो एक्ने ब्रेकआउट्स वाले पिंपल्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं, वो आपको हाथ लगाने से फील होते हैं कि वो इंटरनली ज़्यादा डीप है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। उसके अलावा जो पर्जिंग वाले पिंपल्स होते हैं वो सारे इकट्ठे बनते हैं, मतलब एक ही दफ़ा में आपके फेस पे बन जाते हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट ऐड की आपके फेस पे इकट्ठे बन गए। ठीक है, लेकिन जो एक्ने वाले होते हैं वो एक एक करके बनते हैं, और उनका कोई टाइम पीरियड, कोई लिमिटेशन नहीं होती, बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, बार बार बनते हैं। उसके बाद जो पर्जिंग के बाद आपकी 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स के बाद आपकी स्किन जो है ना वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है, फ्रेश होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ब्रेकआउट्स वाले होते हैं वो आपकी स्किन जो है ना वो उसको हेल्दी तो नहीं होती, बल्कि आपके एक्ने मार्क्स और स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है और बार बार होती है, उनमें पस फील्ड बनना शुरू हो जाती हैं वो एक्नीज, और आपको जो है ना फेस के ऊपर पेन प्रॉपर फील होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है पर्जिंग का और ब्रेकआउट्स का। होप सो कि आपको जो है ना वो क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है पर्जिंग को और ब्रेकआउट्स को। अगर हम इस चीज़ को कंबाइन करें तो अगर आपको पर्जिंग हो गई है तो आपने क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। अगर आपको पर्जिंग हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना, इसको टाइम देना है 1 से 2 हफ्ते। इस तरह की प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर में ऐड करें जो आपकी स्किन को जो है ना वो नरिश करें, मॉइस्चराइज करें, उसको डीपली हाइड्रेट करें, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड ऐड करें, आप कोई नायासिनामाइड ऐड करें, कोई म्यूसिन्स ऐड करें, कोई हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ऐड करें। और आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पिंपल्स बन गए हैं तो मतलब हमें तो कोई एक्ने इशू का इशू हो गया है। और आपने चीज़ नहीं करनी कि आपने उन पिंपल्स को जो है ना वो एक तो सारा दिन हाथ नहीं लगाना, उन्हें प्रेस कर करके बाहर नहीं निकालना, और दूसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी कि उन पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए मज़ीद हार्श केमिकल्स और हार्श प्रोडक्ट्स ट्राई करना शुरू कर देनी है कि हम ये लगा लें तो वो टोटका लगा लें या ये वाली क्रीम लगा लें तो हमारे एक्ने जो है ना वो रातों रात ख़त्म हो जाए। ऐसा आपने कोई गलती नहीं करनी। 1 से 2 हफ्ते दें। जो पर्जिंग वाले पिंपल्स हैं वो आपके खुद ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रेकआउट्स वाले हैं वो आपको खुद बता देंगे कि भाई हम एक्ने का इशू है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्ने को ट्रीट करने के लिए एक जेल भी शेयर करूँगी जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। सो उसके लिए आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन
मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हुआ करें, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। सब्र और तहम्मुल के साथ हर चीज़ का सलूशन निकल आएगा। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।